नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए, प्रस्तुत है आषाढ़ का एक दिन। जहाँ से हमने पहले छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में बात चल रही थी। वो कहता है कि इसे 2 4 5 उँगली सरका दिया जाए और वो कहता है कि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। देखिए, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, अनुनासिक कहता है। अनुस्वार, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, दोनों आपस में कहते हैं। अनुनासिक, तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यहीं रहने दिया जाए। अच्छी बात है, इसे यहीं रहने दिया जाए। और ये कुंभों के पास चला जाता है। अनुस्वार, मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए, पर मैं समझता हूँ कि कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो कुंभों को भी यही रहने दिया जाए। दोनों इधर जाते हैं जिधर रस्सी पर वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। मल्लिका आसन के पास जाकर बिखरे पत्तों को समेटती है और उन्हें मोढ़े पर रखकर चुपचाप अंदर चली जाती है। अनुस्वार गीले वस्त्रों को छूता है। ये वस्त्र अभी गीले हैं, इसलिए इन्हें ये नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। कौन सा प्रमाण है? यही तो मुझे याद नहीं। याद है कि ऐसा प्रमाण है। हाँ, तो संदिग्ध विषय है। हाँ, तो संदिग्ध विषय संदिग्ध ही है। संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए, परंतु ये चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा कि आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। अनुनासिक, समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। अनुनासिक, मैं समझता हूँ कि भाजकों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। अनुस्वार, मैं भी यही समझता हूँ। तो इस बात में हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को न हटाया जाए। हाँ अनुस्वार, मैं समझता हूँ, हम दोनों सहमत हैं। चारों ओर देखता है। अनुनासिक चारों ओर देखता है। अनुनासिक, और कुछ तो शेष नहीं। अनुस्वार, अनुस्वार भी चारों ओर देखता है। मेरे विचार से कुछ विशेष नहीं, नहीं अविशेष है। क्या? ये चौकी यही रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। देखिए आगे, मैं इससे सहमत हूँ। तो इसे हटा देना चाहिए। हाँ, अवश्य हटा देना चाहिए। तो हटा दो। मैं हाँ, तुम नहीं। नहीं क्यों? क्यों का क्या उत्तर फिर भी? पहले मैंने तुमसे कहा है, परंतु चौकी देखी पहले तुमने है। तो हटा दो, तुम हटा दो। तो रहने दो, रहने दो। अब हाँ हाँ, हाँ अब चारों ओर एक दृष्टि डाल लें। हाँ, चारों ओर एक दृष्टि डाल लें। मातुल उच्च जिस्सा बाहर से आता है। मातुल, अधिकारी वर्ग, आपका यह कार्य पूरा हो गया? क्यों अनुस्वार? हाँ, पूरा हो गया। हो गया ना? क्यों अनुस्वार? हाँ, हो गया। केवल एक दृष्टि डालना शेष है। हाँ, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। तो यह दृष्टि अब रहने दीजिए। पीएम गुंजरी बाहर पहुंच गई है। देवी बाहर पहुंच गई है, तो चलो अनुस्वार, चलो चलो। दोनों एक साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल भी पीछे पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद प्रियम गुंजरी को मार्ग दिखलाता वापस आता है। मातुल, वह इसे सारे प्रदेश को सबसे सुशील और सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। मल्लिका अंदर से आती है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। चाटुकर ये ताकि हंसी हंसता है। देवी जब से आई है तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही है। तो यही है हमारी मल्लिका, इसे प्रदेश की राजहंसिनी है। मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है? मल्लिका प्रियम गुंजरी को अभिवादन करती है। प्रियम गुंजरी मुस्कुराकर अभिवादन स्वीकार करती है। प्रियम गुंजरी, आर्य मातुल, आप अब जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे, परंतु आपके लिए आसन, उसकी चिंता न करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। असुविधा तो होगी। आप असुविधा को असुविधा न माने, यह दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता इसी को कहते हैं। बड़ी कुल की विशेषता है, यही होती है। प्रियम गुंजरी, आप विश्राम करें। पहले ही आपको बहुत थकाया है। मुझे थकाया है आपने? फिर चाटू करिए ताकि विशेषता
आपको के कारण मैं थकूंगा? मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई और खाई से शिखर पर्वत जाने को कहती है, तो मैं भी नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का आत्मा आत्मश्लाघा नहीं करता, परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शरीर शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घूमा करता हूँ, कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन का है। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो प्रेम मुझे देखिए, आज भी आपने पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मातुल, अब मैं पशु को देखता हूँ, गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख में न तो सब पशु वर्षों पहले ही बेच दिए, और सच कहूँ तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि प्रेम गुंजरी की दृष्टि मल्लिका से मिल जाती है। वह बढ़कर मल्लिका के हाथ अपने हाथ में ले लेती है। सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित होकर उसे देखती रहती है। माधुल, क्योंकि अच्छा तो मुझे अनुमति दीजिए, घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा कर रहेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला भेज दीजिएगा। मल्लिका देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था कर दो, नहीं तो ये ऐसे ही खड़ी रहेंगी। अच्छा, मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। आप चलें, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मातुल, अच्छा अच्छा, चल देता है। मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए मल्लिका है, अंबिका है, फिर भी कोई काम हो तो कहला दीजिएगा। चला जाता है। प्रेम गुंजनी क्षण भर को देखती ही रहती है, फिर भी उसे थोड़ी को हाथ से छू लेती है। प्रेम गुंजनी, सचमुच बहुत सुंदर हो, जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे परिचित नहीं लग रही। सॉरी, अपरिचित ही आएगा यहाँ, परिचित नहीं आएगा, अपरिचित नहीं लग रही। मल्लिक, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए ना। नहीं बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे, उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते थे। चारों ओर घूमकर फिर मल्लिका के चेहरे पर स्थिर हो जाती है। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ से ले आया, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मल्लिका, मैं समझ नहीं पा रही थी किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए। आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था तो मैं भी आती, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त गले से हल्का विदग्धतापूर्ण स्वर निकल पड़ता है। इसके अतिरिक्त और एक भी कारण था, चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण? प्रियम गुजरी मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोके के पास चली जाती है। यहाँ से बहुत दूर तक पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है। कितनी निर्व्याज सुंदरता! मुझे यहाँ आकर तुमसे श्रद्धा हो रही है। मल्लिका दो एक पग उस ओर को बढ़ जाती है। हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाए। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु प्रियम गुंजरी फिर विदग्ध भाव से उसे देखती है। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हे है। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय पर्याप्त नहीं। झरोके के पास से हट जाती है। परंतु इतना अवकाश कहाँ? कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक दिन वहां से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, पर हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूं वहां के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। बाहें पीछे टिकाए आसन पर बैठ जाती है। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल सपना है। बैठ जाओ। आसन पर अपने सामने बैठने के लिए संकेत करती है। मल्लिका नीचे बैठने लगती है तो उसे रोक देती है। यहाँ मेरे पास बैठो, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ।
कोने में मोड़ा उठाकर आसन के पास रख लेती है और उस पर रखे भोजपत्र आदि गोदी में रखकर बैठ जाती है। प्रियम गुंजरी, लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। मल्लिका की आंखें झुक जाती है। किसकी रचना है ये? कालिदास की। प्रियम गुंजरी की भौहें कुछ संकुचित हो जाती है। अब वे माद्रगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। मल्लिका, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। प्रियम गुंजरी के ओठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट प्रकट होती है। मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगिनी हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। जैसे कुछ सोचती ही छत की ओर देखने लगती है। वे भी जब तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्तृत हो जाते हैं, इसलिए राजनीतिक कार्यों के बारे में उनका मन उखड़ने लगता है। फिर भी उनकी आंखें मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती है। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलन रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक हो जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ आचरण पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसमें मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। तुम ऐसा नहीं समझती मल्लिका? मैं राजनीति जीवन से के संबंध में कुछ नहीं जानती। क्यों? कि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। उठ खड़ी होती है। मल्लिका भी उठने लगती है तो कंधे पर हाथ रखकर उसे बिठा देती है। बैठी हो। निचले ओठ को चबाती हुई टहलने लगती है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ, इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो। उससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है और शक्ति भी। उनमें समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ कि उनका समय इस तरह नष्ट न हुआ करे। मल्लिका के सामने आकर रुक जाती है। इसलिए मैं यहाँ से कुछ अपने साथ कुछ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक ले जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान के क्रीड़ा शैल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगाव दी जाएंगी। यहाँ से कुछ घरों का भी वहाँ से निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इसमें इससे अंतर पड़ेगा। फिर टहलती हुई प्रकोष्ठ के दूसरे भाग में चली जाती है। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के दो कुशल स्थपति हमारे साथ आए हैं। स्थपति यानी कि कारीगर जिनको बोलते हैं। मल्लिका उठकर उसकी ओर देखा और आती है। मल्लिका, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। फिर भी मैं चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभ वर्षों का इसी घर के साथ संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दे दिया है। स्थपतियों से कहा है कि उज्जैनी से लक्षण शिलाएं लाकर कार्य आरंभ करें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका विमुख सी उसकी ओर देखती रहती है। मैं? प्रेम गुंजरी पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। प्रेम गुंजरी, हाँ, इसमें बाधा क्या है? तुम किसी ऐसे सूत्र में तो बंधी नहीं हो कि मेरी माँ यहाँ है। ये तो बाधा नहीं है। तुम्हारे माँ के साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति इस घर के परिसंस्कार करते रहेंगे। यहाँ तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। मल्लिका के चेहरे पर आहत अभिमान की रेखाएं प्रकट होती है, परंतु वह अपने को दबाए रखती है। मल्लिका, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव के अधिकारी नहीं समझती हूँ। परंतु मैं तुम्हें इससे अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। होठों पर फिर विदग्धता मुस्कुरा आती है। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। मल्लिका उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करती हुई अनिश्चित सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, देखा है,
तुमने उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। मल्लिका देवी भोजपत्र के वक्त से सटाए हुए कुछ पग आसन की ओर हट जाती है। प्रियम गुंजरी उसे सीधी दृष्टि से देखती हुई धीरे धीरे उसके पास चली जाती है। प्रियम गुंजरी संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में ये दो ही नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है और कंधे के और हृदय आवेश में अपने होठ काट लेती है। मल्लिका इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। गला रुंध जाने से शब्द स्पष्ट ध्वनित नहीं होता। अंदर का द्वार खुल जाता है और अंबिका के रोग और आवेश के कारण स्थिरता और कांपती सी बाहर आकर जैसे अपने को सहजने के लिए रुक जाती है। प्रेम गुजरी क्यों? तुम्हारे मन की में कल्पना नहीं कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? अंबिका धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ जाती है। नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। प्रियम गुंजर घूमकर उसकी ओर देखती है। मल्लिका का अव्यवस्था भाव से उठ खड़ी होती है। मल्लिका इसके मन में यह कल्पना नहीं है, क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में सांस फूलने से शब्द गले में अटक जाते हैं। मल्लिका हाथ के पृष्ठ पर आसन रख देती है और पास जाकर अंबिका को पीठ से सहारा देती है। मल्लिका तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलो चल कर लेटे रहो। उसे वापस अंदर ले जाना चाहती है, परंतु अंबिका उसका हाथ अपनी पीठ से हटा देती है। अंबिका मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए। मेरे लिए यह दिन घर एक या घर घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ। और मैं तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी नहीं करूं? चलने की चेष्टा करने में गिरने को हो जाती है और उसे संभाल लेती है। मल्लिका परंतु माँ तुम स्वस्थ नहीं हो। तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी स्वस्थ हूँ, अधिक स्वस्थ हूँ। प्रियम गुंजरी के पास जाकर उसे सिर से पैर तक देखती है। यह घर सदा के से इसी स्थिति में नहीं है। राजवधू मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इसी तरह गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी भी यहाँ टूटी फिरी पड़ी है। ये सब इसलिए कि फिर सांस फूल जाने से आगे नहीं बोल पाती। प्रियम गुंजरी प्रकोष्ठ पर दृष्टि डालने के बहाने उसके पास से हट जाती है। प्रियम गुंजरी मैं देख रही हूँ कि घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे सुलझ जाती, परंतु अब ओठ काटती हुई जैसे सोचने के लिए क्षण भर रुकती है। अब भी तो कुछ संभव है। मैं कर जाऊंगी, स्थपतियों को आदेश दे जाऊंगी, इसी घर को गिराकर इसके स्थान पर। मल्लिका चूक जाती है। ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रेम गुंजरी फिर सीधी दृष्टि से उसे देखती है। मैं तुम्हारी सुविधा के लिए कह रही थी, तुम्हें इससे असुविधा तो ठीक है। मैं आदेश नहीं दूंगी, फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर सकूं। इस समय कुछ नहीं कर सकती। कल की यात्रा से पहले कोई कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। यूं तो इस समय भी अवकाश नहीं था, पर मैंने आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए हैं, मैं उसी बीच इधर चली आई। अच्छा। मल्लिका की उंगलियां उलझ जाती है और आंखें झुक जाती है। अंबिका अपने आवेश में दो एक पग प्रेम गुंजरी की ओर बढ़ जाती है। अंबिका मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधु। तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग खांसने लगती है और शब्द खांसी में डूब जाते हैं। प्रेम गुंजरी द्वार के पास से मुड़ जाकर उसकी ओर देखती है। प्रेम गुंजरी मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। जो सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूँगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए गंभीर मुस्कुराहट के साथ मल्लिका को देखकर सिर हिलाती है और चली जाती है। अंबिका आवेश से स्थिर हो उस ओर देखती ही रहती है, फिर गिरती सी आसन पर बैठ जाती है और कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। अंबिका लो मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इन्हीं में ने कहती थी। इस उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी। मल्लिका ठगी सी उसकी ओर देखती रहती है। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए? मल्लिका राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई
कैसी उत्तरदायी है? अंबिका, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निसंदेह वह किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई है। राज्य के पति के से घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है। उस शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था? परंतु माँ, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ फिर खांसी उठ जाने से आगे नहीं बोल पाती। विलोम बाहर से आता है। इस तरह शुभ क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका आंखें बचाकर दूसरी ओर हट जाती है। राजकीय पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में नहीं में कहाँ आता है अंबिका? यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता है? उठ खड़ी होती है। चलो, मैं स्वयं चलकर सारे गांव में इसी सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख कितना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। विलोम, बैठ जाओ अंबिका। अंबिका, ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं। टहलता हुआ झरोके के पास चला आता है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर ले जाना चाहते हैं। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम। यह बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य नहीं समझा। अंबिका आवेश में कई पग उसकी ओर बढ़ जाती है। तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती? संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर भी शेष न रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही नहीं रह जाए। मल्लिका, बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसे बाहों में पकड़कर आसन पर बिठा देती है। विलोम, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन इसी प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता न कर रहे हैं। वे अतिथियों के लिए भोजन और पानी की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हरिण शावक भी होंगे तो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। मल्लिका, ये सच नहीं है। विलोम, सच नहीं है। इंद्र वर्मा और विष्णु दत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि उस आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। और अर्थ? और अर्थ क्या हो सकता है? वे राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेंगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? यह भी एक मनोरंजक विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ के हर वस्तु की अनुकृतियां बनाने घूम रहे हैं। यहाँ के कोई पेड़ पत्ता तिनका शेष नहीं रहेगा जिनकी वे अनुकृतियां बनाकर नहीं ले जाएंगे। मल्लिका, इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। विलोम झरोके के पास से हटकर उसकी ओर आता है। विलोम, मैं कब कहता हूं कि दूसरे अर्थ नहीं है? अर्थ बहुत स्पष्ट है। वहां की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाने चाहते हैं। तुम मैं यहाँ तुम मैं यह घर, ये पर्वत उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ जो यहाँ वैचित्र भी नहीं वहाँ भी वैचित्र देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। अंबिका, यहाँ की धूप में उनकी छायाएं अवश्य और लगती होंगी। वह कौन राक्षसी है जो जिस समय जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? बोलते बोलते फिर हाँफने लगती है। मैं चाहती हूँ कि वह राक्षसी होती तो आज मैं खांसी उठने आने से शब्द रुक जाते हैं। मल्लिका पास जाकर उसके कंधे को सहारा देती है। मल्लिका, तुमसे कहा है माँ, तुम विश्राम करो, फिर बात मत करो। आर्य विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम, हाँ अंबिका, तुम तो अंदर हाँ, अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य की कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते ही वे लोग चले जाएंगे। उनके आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह
जानता है अंबिका अभी जीवित है, परंतु परंतु मैं समझता हूँ वह एक बार अवश्य आएगा, उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध में ऐसे नहीं तोड़ता। फिर टहलता हुआ झरोखे के पास चला आता है और विशेष रूप से वह जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका? उसे एक बार आना चाहिए, नहीं चाहिए? मल्लिका, मैं आपसे अनुरोध किया है आर्य विलोम कि इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। विलोम, मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है। मैं समझता हूँ उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है कि किन कारणों से उनका मन विक्षुब्ध होता है। झरोखे से बाहर देखने लगता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती है मुंह से कह देता हूँ। मुड़कर मल्लिका की ओर देखता है। तुम्हें मेरा यहाँ होना अखर रहा है? मैं जानना चाहता हूँ। कोई नई बात नहीं, परंतु कुछ ही देर यहाँ और रहना चाहता हूँ। फिर बाहर देखने लगता है। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वह यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी कुछ मैं भी उस कुशल क्षेम पूछ लूँगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। मल्लिका जैसे आपसे पैसे बाहर होने लगती है। मल्लिका, अरे विलोम, उस समय में आपके यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उनमें मिलना चाहें तो उसके लिए यही स्थान नहीं है। विलोम इसी तरह बाहर देखता है। परंतु यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं मिले थे। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिले। अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मल्लिका विलोम के पास चली जाती है और उससे बाहों से पकड़कर झरोखे के पास से हटा देना चाहती है। मल्लिका, मैं अनुरोध करती हूँ आप इस समय यहाँ ठहरने का हट न करें। विलोम अपने स्थान से नहीं हिलता। दूर से घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है। मैं कहती हूँ आप चले जाएं। मेरे यहाँ मेरा घर है। मैं नहीं चाहती आप इस समय मेरे घर में हों। विलोम फिर भी उसी तरह खड़ा रहता है। टापों का शब्द पास आता है और मल्लिका इधर से हटकर अंबिका के पास आ जाती है। माँ, इनको कहो यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। अंबिका उसके पास हिलाने से इस तरह हिलती है जैसे वह जड़ हो गई हो। उसके माथे पर त्योरियां पड़ जाती है और आंखों के बिना पलक झपके सामने देख रही हैं। टाप का शब्द बहुत पास आ जाता है। मल्लिका फिर विलोम के पास चली जाती है। मल्लिका, अरे विलोम, मैंने आपसे कहा है आप यहाँ से चले जाए। आप नहीं जानते कि टापू का शब्द पास आकर दूर जाने लगता है। मल्लिका ऐसे स्तब्ध हो जाती है जैसे उसे काठ मार गया हो। विलोम धीरे धीरे मुड़कर उसकी ओर देखता है। विलोम चला जाता हूँ। कंठ से हल्का व्यंग्यात्मक स्वर निकलता है। मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? जान सकता हूँ। झरोके से हटकर प्रकोष्ठ के बीच में आ जाता है। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अंबिका, मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं। स्वर ऊंचा उठता है। मल्लिका जैसे सारी शक्ति खोकर धीरे धीरे आसन पर बैठ जाती है। कोई आश्चर्य नहीं, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। विलोम, परंतु मुझे खेद है। वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। अपनी मित्रता पर भरोसा भी था। अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभव है यह मित्रता एक और से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा। फिर भी सम्मान समान की समान से मित्रता होती है। मल्लिका सहसा उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों से हताशा की कठोर झलकती है। आर्य विलोम विलोम ऐसी दृष्टि से उसे देखता है कि जैसे बच्चे से खेल रहा हो। मैं फिर कह रही हूँ आप यहाँ से चले जाएं, अन्यथा वास्तव में यहाँ अयाचित हो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विलोम ऐसा मुस्कुराकर अंबिका की ओर देखता है। तब मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है। आवश्यकता हो
तो मैं तुम्हारे लिए, हमें मधु की आवश्यकता नहीं, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। ऐसा? अंबिका? अच्छा अंबिका। क्षण भर दोनों की ओर देखता है, फिर चला जाता है। द्वार के पास पहुंचकर फिर रुक जाता है। पर कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। फिर चला जाता है। मल्लिका क्षण भर सिर झुकाए दबी सी खड़ी रहती है, फिर अपने को संभाल पाने असमर्थ अंदर को चली जाती है। अंबिका का भाव आवेश में हताशा और हताशा से करुणा में बदल जाता है। अंबिका, मल्लिका। मल्लिका रुक जाती है, पर कुछ उत्तर न दे कर मुंह हाथ से छिपा लेती है। अंबिका उठकर धीरे धीरे उसके पास आ जाती है और उसे बाहों में ले लेती है। मल्लिका अंबिका के पक्ष में मुंह छिपा लेती है और सारा शरीर रुलाई से कांपता रहता है, पर गले में स्वर नहीं निकलता। अंबिका की आंखें भर आती है और वह उसके कांपते शरीर को अपने से सटाए उसकी पीठ पर हाथ फेरती रहती है, फिर होठों और गालों से उसके सिर को दुलारने लगती है। अंबिका, अब भी रोती हो? उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने। मल्लिका, उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो। सिसकने लगती है अंबिका, उसे सहारे से वहीं बिठा लेती है और उसकी सिसकती पीठ पर झुक जाती है। ये तो था दृश्य 2, अंक 2, यानी कि दूसरा अंक यहाँ पर समाप्त हो गया। अब तीसरा अंक है, यानी कि इस समय कालिदास नहीं आया और जब अगली बार आएगा तब भी विलोम यही मिलेगा। अंबिका और मल्लिका भी मिलेगी, लेकिन एक जीव और मिलेगा, और क्या स्थिति रहेगी वो जानते हैं अगले भाग में। नाटक अभी काफ़ी शेष है, इसीलिए अगली वीडियो में इसे ज़रूर देखना है आपको। अंत में सारांश अंततः ही आएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे, लेते हैं विदाई। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।